एम एफ हुसैन जी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से एक चित्रकार जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें कहीं ना कहीं इन्होंने ही भारतीय चित्रकला को बहुत ज़्यादा शिखर पर पहुंचाने का कार्य जिन्हें माना जाता है, ये आपके एम एफ हुसैन है। एम एफ हुसैन का भारतीय चित्रकला में जो योगदान है वो बहुत ही अग्रणीय है। इनकी तुलना नहीं की जाती किसी से। अगर बात करें इनके समकक्ष अगर रखे जाते हैं तो पिकासो के रूप में जिनको जाना जाता है, भारत का पिकासो के रूप में हम जिन शख्सियत को जानते हैं, कहीं ना कहीं एम एफ हुसैन जी को हम जानते हैं। जिस प्रकार से इनकी जो चित्रकारी थी, जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती है कि ये कितने महान चित्रकार ये रहे। अगर बात करूँ, दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहा कि भैया अंततः इन्होंने जो जन्मे तो भारत में थे और अंत जो इनका हुआ ये भारत से, इनको जिस प्रकार से कहते हैं कि भारत से देश निकाला कर दिया था, नहीं, आप वो गलत है। इन्होंने स्वयं ही इस भारत की भूमि को छोड़ दिया था। जिस भारत में किसी चित्रकार की इज्जत या कहे उसके चित्रों का सम्मान नहीं होता है, या उसकी जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं पर यदि किसी चीज़ का बंदूक का पहरा हो जाता है तो वो चीज़ सही नहीं होती। तो इन्होंने जो अपने अंतिम समय में भारत को त्याग दिया, अपना अगर संपूर्ण जीवन इनका देखें तो जिस प्रकार से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय चित्रकला के अंतर्गत या कहें भारत के रूप में या कहें अपना योगदान जो जिस प्रकार से दिया, तो कहीं ना कहीं ये उन चित्रकारों की श्रेणी में एकदम शीर्ष में पहुंच जाते हैं, जहां पर भारत को एक नई दिशा में या कहें चित्रकला के क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने जो मुकाम हासिल करा, तो वो अन्य कलाकारों को आज तक नहीं मिल पड़ा। जब हम कहते हैं इनकी कला की शिक्षा की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट एक पंढरपुर है, ठीक है। पंढरपुर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ है आपका 17 सितंबर 1915 में। इनको पंढरपुर जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जब हम अगर इसको थोड़ा सा समझे, इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 9 जून 2011 को। ये लंदन में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई। मैंने कहा ना कि पैदा ये भारत में हुए और इनको जो अंतिम जो सांसें इन्होंने ली वो आपके लंदन में इन्होंने ये सांसें। अगर हम इनके कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो ये इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, ये चित्रकारी और रेखा चित्रांकन और ये लेखन का ये कार्य किया करते थे। बेसिकली अगर हम देखें इनको, हम जिस रूप में जानते हैं, अमूमन सभी लोग इनको जो जानते होंगे वो चित्रकार के रूप में जानते होंगे, पेंटर के रूप में जानते होंगे, मगर ये रेखा चित्रांकन के रूप में भी हम इनको जानते हैं और साथ ही ये लेखन में भी बहुत शानदार इनकी ये चीजें थी। और देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है, कोई बताएगा? चलिए कोई बताओ। सर मकबूल फिदा हुसैन। बिल्कुल सही कहा, मकबूल फिदा हुसैन इनका ये पूरा नाम है। और अगर हम बात करें ये इनकी जो, अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं भारतीय चित्रकार के रूप में ये स्टैब्लिश हुए। अगर कहें हम ये आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में ये है, इनको हम जानते हैं। अगर हम बात करें इनकी कला की, अगर हम बात करें तो ये इन्होंने इंदौर से क्या हुई थी, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी थी, ठीक है। जब ये 1 वर्ष तक इन्होंने क्या की थी, आपकी जो इंदौर में रहकर इन्होंने क्या की थी, कला की ये प्रारंभिक शिक्षा इनके द्वारा इंदौर में ये ली गई। कहें इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो इंदौर में ये रही, ठीक है। और उसके बाद जिस प्रकार से इनके जीवन में जो मोड़ आए, अलग अलग विधाओं में कहें, अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से मोड़ आए, तो उसके बाद ये क्या हुए, उसके बाद ये कहा आगे इंदौर से सीधे मुंबई ये आ गए। इन्होंने अपने जीवन में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन, इनका जो संघर्ष से गुजरा, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन से हमें ये बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है कि जो कोई इस प्रकार से भी जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं ऊपर ये पहुंच सकता है, तो ये इनसे हमें सीखने को ये चीज़ें मिलती है। देखिए, जिस प्रकार से इनका जीवन संघर्ष में आया, इन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष कर, आज अगर हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं यार हम 24 घंटा पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या हमारे मम्मी पापा कहते हैं तुम ये चीज़ें करो, तो हमारी उसमें ही हालत खराब है। इन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से पोस्टर चिपकाए, साथ ही जो होल्डिंग होते हैं, होल्डिंगों को चिपकाने का, उनको लटकाने का कार्य इनके द्वारा करा, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन से कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें हमें सीखने। अगर हम बात करें 1934 की बात है, 1934 से 1936 के बीच जब ये मुंबई में इन्होंने क्या करा, देखो मैं बात कर रहा हूँ 1934 से 1936 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 36 में ये वाला जो समय था इनके जीवन काल का, बहुत ही ज्यादा जीवन काल का संघर्ष का ये समय था। ये संघर्ष भरा ये इस समय का ये क्षण था इनका। इन्होंने इस समय बहुत ही ज्यादा संघर्ष इनके द्वारा किया गया। और 1941 में इन्होंने क्या किया, होर्डिंग
ये जो होर्डिंग इत्यादि लगाया करते थे, और साथ ही ये तमाम चीज़ें कहीं अलग अलग जगहों पर ये तमाम चीज़ें किया करते थे। तो ये इन्होंने, अगर हम कहीं फुटपाथ में रहे, ये जो जहाँ पर ये बनते हैं ना लकड़ी के जो फर्नीचर बनते हैं, वहाँ भी इनके द्वारा काम किया गया है, तमाम चीज़ें इनके द्वारा किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जीवन संघर्ष से भरा रहा। अब बात करते हैं हम इनके, अगर हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एम.एफ. हुसैन या कहें मकबूल फिजा हुसैन के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि जो इनका जन्म हुआ था पंढरपुर में, इनका जन्म हुआ था पंढरपुर में एक मुसलमानी ये कहें बरोरा का परिवार था, तो वहाँ पर इनका जन्म होगा। जो बेसिकली इनके जो परिवार के जो लोग थे, बेसिकली जो वो रहने वाले कहाँ के थे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बेसिकली आपके गुजरात की क्या थी, निवासी थे, याद रखना। हुसैन की अगर हम बात करते हैं, ये अपने घर में सबसे ये क्या थे, छोटे थे। और जब ये सबसे छोटी उम्र की थी, तो इनकी माँ का क्या होता है, फिर बाद में क्या हो गया, इंतकाल हो गया, गए हैं देहांत हो गया। जब इनकी माता का इंतकाल हो गया, उसके बाद ये कहाँ चले गए, इंदौर चले गए। जब 1 साल के थे, तो उसके बाद इनकी माता का देह तो अपने पिता के साथ क्या इंदौर चले गए। इंदौर जब गए, इंदौर जाने के बाद जो हुसैन जी ने, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी तो इंदौर में रही। और उसके बाद ये बड़ौदा के जो जहाँ पर मजार कहे या कहें मदरसा कहे, तो मदरसा में इन्होंने क्या करे, वहाँ पर ये कुछ समय के लिए ये रहे। वहाँ पर जब ये मदरसा में रहे, तो वहाँ पर प्रवास के दौरान इन्होंने क्या किया, जो ये मैंने कहा ये लेखन कार्य इनके द्वारा सुलेखन में इनकी रुचि रही, तो वहाँ पर ये धीरे धीरे वो कार्यों को ये संपादित करने शुरू कर दिया। और ये लेखन कार्य इनके द्वारा वहाँ पर तब उस टाइम पे किया जाने लगा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में इनका कहीं ना कहीं पहला कदम, ये कह सकते हो कि पहला कदम की तरफ ये थे। जब ये 20 साल की उम्र में पहुंचे, तो ये 20 साल की उम्र में हुई, तो ये कहाँ चले गए, आपके मुंबई की तरफ ही ये रवाना हो गए। ये मुंबई में जब ये पहुंचे, मुंबई में पहुंचे, तो वहाँ पर जे स्कूल ऑफ आर्ट है, तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा, वहाँ पर इन्होंने दाखिला लिया और अपने कैरियर की क्या करी, प्रारंभिक अगर कहें तो प्रारंभिक शुरुआत इनके द्वारा वहाँ पर की गई। और जब ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में जब इन्होंने एडमिशन लिया, तो एडमिशन जब ले तो लिया, तो वहाँ पर इनके पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। शुरुआती दौर में जब इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, तो इनको पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई, पैसे नहीं था रहने के लिए, इनके छत नहीं थी। ये क्या होते, फुटपाथ में कहीं पर इधर उधर ये सो जाया करते थे, फुटपाथों पे ये रहना शुरू कर देते थे। तो पैसा कमाने के लिए इन्होंने क्या करा, जैसे उस टाइम पे सिनेमा के पोस्टर होते हैं, तो आज तो क्या होता है, सीधे आपके मोबाइल पे या कहें बड़े बड़े सिनेमा हॉलों में ये 3D में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, फिल्म के पोस्टर होते थे, तो उनको चिपकाया जाता था पूरे शहर भर में, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि भैया कोई फिल्म रिलीज हो रही। तो आज ये सोशल मीडिया तो है नहीं, तो उसमें चौराहे पर क्या होता था, लोग अलग अलग चौराहों पर एक स्थान बनाया जाता था, अलग अलग चौराहे पर हर जगह जगह गली गलियों पर पोस्टर चिपकाने का भी इनके द्वारा क्या किया गया था। उस टाइम पे काम करते रहे, पोस्टर बॉय भी ये बने। पैसों की तंगी इतनी हुई कि भैया इनके द्वारा क्या करें, और काम भी इन्होंने क्या करें, पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पोस्टर चिपकाने से उतने पैसे नहीं आ पा रहे थे कि इनका क्या हुआ, घर का जो ये कहें इनकी जो फीस थी या इनके जो खाने का या था, कहीं छत की जो तलाश कर रहे थे, वो चीज़ें गुजर बसर नहीं हो रही थी। तो जब तंगी के कारण इन्होंने क्या किया, दूसरे काम भी ये करने लगे। जैसे आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, ये खिलौने बनाने वाली जो फैक्ट्री होती थी, तो वहाँ पर ये क्या करें, वहाँ पर काम करने के लिए चले गए। वहाँ इन्होंने काम मांगा, तो वहाँ इन्होंने काम किया, वहाँ पर खिलौने बनाए, तो पैकिंग इत्यादि ये किया करते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, इनको कहीं ना कहीं अच्छे पैसे वहाँ पर मिल जाया करते थे उस टाइम पे। और जिस प्रकार से समय गुजरता गया, तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, जब इनको कुछ समय मिलता था, तो ये क्या करते थे, क्योंकि ये मूल रूप से गुजरात के थे, तो कहीं ना कहीं ये समय जब इनको मिलता था, तो ये गुजरात चला जाते थे। वहाँ जब जाते थे, तो वहाँ क्या करते थे, जिस प्रकार से गुजरात की प्रकृति नौसंगी सौंदर्य है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको ज़्यादा प्रभावित किया था। तो ये वहाँ जाकर गुजरात के जो प्रकृति चित्रण को ये क्या करते थे, अपने चित्रों में कहीं ना कहीं समायोजित करने की कोशिश करते थे, उनके चित्रों को ये बनाया करते थे। और कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, एक तरीके से ये क्या हुआ, एक युवा पेंटर के तौर पर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होना ये शुरू हो गए हैं। और आपको बता दूं कि बंगाल एक है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। तो
वहाँ की जो उस विद्यालय में राष्ट्रवादी परंपरा जो उनकी थी पहले, जिस प्रकार से इस स्कूल में बंगाल आर्ट हाउस स्कूल की जो राष्ट्रवादी जो परंपरा थी, कहीं ना कहीं उसको तोड़कर इन्होंने क्या करा, कुछ नया करने की इनके अंदर का जिज्ञासा रही। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में भी जब एडमिशन लिया तो वहाँ की जो नियम कानून जो थे, जो उनकी राष्ट्रवादी जो परंपरा रही, तो उस परंपरा से हट कर इन्होंने क्या करा, कुछ चीज़ें करना प्रारंभ करा, कहीं चित्रकारी करना प्रारंभ करा। तो कहीं की वो बुनियादी चीज़ों को इनके द्वारा ध्वस्त किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, इनका मिलन या कहें इनकी जो मुलाकात उस टाइम पे कुछ चित्रकारों से वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर प्रारंभिक तौर पर कुछ चित्रकारों से इनकी मुलाकात हुई और कलाकारों के साथ ये रहे, मिलकर ये रहने लगे। और 1947 में जब हमारे देश की क्या हुई थी, आज़ादी का जब ये समय था, तो उसी समय में इनके द्वारा क्या किया गया, 1947 में एक है मुंबई प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मुंबई में द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है मुंबई के, ये जो ये सदस्य थे, सदस्यों के जो संस्थापक थे वहाँ के, उनके सदस्य के रूप में ये वहाँ पर इन्होंने उनकी सदस्यता ली। तो ये उस ग्रुप से जुड़ गए। कहने का मतलब है कि ये उस ग्रुप की कहीं ना कहीं एक सदस्य के रूप में भी रहे। याद रखना। तो कहाँ पर रहे, किस वर्ष, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम.एफ. हुसैन द्वारा प्रोग्रेसिव आर्ट जो ग्रुप मुंबई में है, तो उसकी सदस्यता कब ली गई थी या उसकी स्थापना ये कब की गई थी, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपको बताना चाहिए 1947 में ये चीजें हुई थी। इतना समझ में आ गया आपके, बताइए। और के समझ में आ रहा है? यस सर। कनिका सर, ये प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की संस्थापक एम.एफ. हुसैन थे। इसके सदस्य के रूप में ये रहे, फिर जाके संस्थापक के सदस्यों के रूप में ये रहे थे। ठीक है, एक थे जो संस्थापक थे, मान लीजिए मैं सदस्य थे या वो थे संस्थापक थे? संस्थापक के रूप में एक सदस्य थे, सदस्य के रूप में थे। क्योंकि ये है ना, मान लीजिए मैं कोई कंपनी को खड़ा करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं कोई कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ कि यार आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, आप भी उसमें अपना थोड़ा पैसा लगाइए। तो कहने का मतलब है कि हम, मेरा आइडिया है कि हम दोनों एक साथ उसको कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अब ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने उस चीज़ को किया, योगदान तो हम दोनों का है ना। तो इसी प्रकार से इनका रहा। अगर ओवरऑल देखा जाता है, पूछा जाता है, तो द प्रोग्रेसिव आर्ट इंस्टीट्यूट जो है ग्रुप है मुंबई में, इसके संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो आता है वहाँ पर। अगर एम.एफ. हुसैन का नाम आता है तो एम.एफ. हुसैन को लिख दीजिए, कभी सदस्य के रूप में आता है तो सदस्य के रूप में भी लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर हम इनके कैरियर के बारे में अगर बात करें, कनिका आवाज आ रही बेटा? यस सर। चलिए इनके कैरियर के बारे में कुछ बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। हाँ बोलिए। यस सर। मैं कह रहा हूँ एम.एफ. हुसैन के कैरियर के बारे में कुछ जानती हूँ? यस सर, स्टार्टिंग के जो इनका करियर का टाइम पीरियड था, तो वो काफी मतलब ट्रबल वाला रहा। इन्होंने काफी मतलब पैसे कमाने के लिए सिनेमा वगैरह के पोस्टर्स बनाए। फिर उन्होंने एक फैक्ट्री में काम करा। 1947 में वो और ये चाहते थे कि ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो ये पुरानी जो परंपराएं थी वो उनको तोड़ करके कुछ नया कर। तो इन्होंने फिर 1936 से 1937 तक इन्होंने पोस्टर्स और होल्डिंग्स इन सब का काम करा था। 41 में इन्होंने फर्नीचर डिजाइनर के रूप में भी काम करा हुआ था। फिर धीरे धीरे जैसे ये काम करते गए तो मुंबई में इनको मतलब एक फेम मिल गया था, इनकी पीआर बहुत अच्छी हो गई थी। दूसरा ये स्टार्टिंग में मतलब अगर हम इनको रिलेट करें, जैसे हम ये दादावाद, घनवाद, जंगलवाद पढ़ते तो इन्हें मतलब सिंबॉलिक चित्रकार भी बोलते हैं, प्रतीकवादी चित्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता था। और ये मतलब अपना जो ये इनकी जो पेंटिंग्स रहती थी वो मतलब ये दिखाते थे बेसिकली कि जो नारियां हैं, जो लेडीज हैं, वो काफी मतलब पीड़ा सहती हुई हैं और मतलब काफी ऐसे दुख इस टाइप के वो बनाते थे। और बहुत ही धुंधले मटमैले कलर्स, ये ऐसे मतलब चीजें यूज करते थे। तो इनकी जो एक शैली थी उसको हुसैन शैली भी कहते थे। और
ये मोटी मोटी रेखाएं करते थे कि जिसके थ्रू ये काफी मतलब फेमस हो गए थे। इन्होंने देवी देवताओं के भी काफी ऐसे न्यूड पिक्चर्स बनाए थे जिसके कारण बहुत ही विवाद में ये इनको फिर 55 में इनको पद्मश्री भी मिला। और सर इनकी मूवी थी 1968 में द थ्रू आइज करके ऐसी कुछ, तो उसके भी इनको कुछ मिला हुआ था शॉर्ट फिल्म। और सर इनको 73 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सर इनकी लंदन कतर में इनकी मृत्यु हुई थी। जब मतलब जो इंडिया का इन्होंने भारत माता का जो वो बनाया था चित्र, उसके उसमें फिर इनको निकाल दिया गया था भारत से। ये बताइए, इन्होंने जो भारत माता का अर्धनग्न चित्रांकन किया था पूरा, ठीक है, क्या वो सही किया था, गलत किया था? सर वो बेसिकली अपनी पेंटिंग में ये दिखाना चाह रहे थे, मतलब सबका इसमें थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक एज एन आर्टिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसने उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि भारत में आए दिन कोई कुछ ना कुछ ऐसे बलात्कार और ऐसे बहुत सारी चीजें घटनाएं घटित हो रही है। तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि हमारी जो भारत माता ही है जिसको हम माता के रूप में वो करते हैं, तो वो खुद ही सेफ नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने उसको नग्न दिखाया था। ऐसा कोई मोटिव नहीं था उनका। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर हम जानते हैं, अगर कोई भी है बच्चा, अगर अमर हुसैन को अगर एक हिंदू और मुस्लिम जो नजरिए से देखेगा तो वो गलत चीज है। अगर देखें तो भारत माता का जो अभी कनिका ने कहा कि भारत माता का जो इन्होंने अर्धन चित्रांकन जो बनाया था, तो जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी माँ को कहते हैं, भारत माता को हम माँ के दर्जे के रूप में जानते हैं। अगर आपकी माँ के साथ कोई कुछ गलत करता है या उसके साथ कुछ गलत चीजें हरकतें करता है, तो आप क्या करोगे? कभी भी खामोश नहीं बैठोगे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया आएगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने, एक आर्टिस्ट होता है जो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो इसी प्रकार से आर्टिस्ट भी होता है। आर्टिस्ट ने भी अपनी जो कल्पनाएं होती है वो कल्पनाओं से परे होता है, वो हर चीज को सोच समझता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि जो दिल्ली का बहुत चर्चित एक घटना घटी थी, वो कौन सी घटना थी? निर्भया कांड हुआ था। बहुत ढेर सारी ऐसी घटना आए दिन घटते रहती हैं। तो इन्होंने उस चीज को अपने चित्रों में दर्शाया कि अगर जब हम भारत माता को कह रहे हैं, जब हमारी माँ बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं है, तो माँ का दर्जा हम कह रहे हैं, तो उसमें जो रहने वाले जो आम जो पुरुष हैं उनकी जो हैवानियत है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को दर्शाया था। तो यहाँ पर क्या कर दिया, पेंटिंग किसने बना दी? एक मुसलमान ने बना दी। कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों को आहत कर गई। और कहीं ना कहीं इनके, आपको मैं बता दूं, इनके ऊपर जो केस हुए थे, वो केसों की अगर संख्या जानोगे तो 1700 से प्लस केस इनके ऊपर हो गए थे। जो ये भारत माता को जो पेंटिंग बनाई थी, 1700 से ऊपर के यहाँ पर केस हुए। और अगर कहीं अलग अलग भारत के अलग अलग जनपदों में इन पे क्या हुए, जो ट्रायल चले, अगर आप देखें तो आपके जिला अदालत में भी हुआ, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट में बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, तो इनके ऊपर इतनी ज्यादा मानहानि की केस भी दायर कर दिए गए थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भैया आपने हिंदुओं की कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचाई है। तो इन्होंने अपने तर्क दिए, तो मगर लोग उस तर्क से ज्यादा सहमत नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम होने का भी दंश इनको झेलना पड़ा। तो लास्ट टाइम पे इन्होंने यही कहा था कि जिस देश में मेरे चित्रों की या कहीं मेरी जो भावनाओं की कदर नहीं होती हूँ, उस देश में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं होता है, जहाँ पर उन चीज़ों को इस नज़रिए से देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आहत होकर इन्होंने क्या करा, कतर लंदन में ये चले गए। और 9 जून 2011 को लंदन में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनको कहते हैं कि इनको दिल का दौरा पड़ा था, दिल के दौरे की वजह से इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कनिका, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप बताइए, बोलिए। चलिए ठीक है। अब देखिए, कभी क्वेश्चन बनता है, मुझे ये बताइए, कोई भी जितेंद्र आप ही बताइए, आप एकदम मौन होकर बातें करते हैं तो आवाज में बोलिए। ये बताइए, अमर हुसैन की जो कलाकृतियों की जो पहली प्रदर्शनी, ये कहाँ लगी थी, किस वर्ष लगी थी? कभी क्वेश्चन बनता है, पहली प्रदर्शनी किस वर्ष लगी थी इनकी, कोई बताएगा? अरे मैसेज मत करो मुझे, मैं मैसेज बहुत दूर रहता है तो मैं वो नहीं पढ़ा। यहाँ पे इतने बच्चे बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। इनकी जो पहली प्रदर्शनी लगी थी, जो कौन सी प्रदर्शनी लगी थी, वो इनकी कलाकृतियों की पहली प्रदर्शनी लगी थी। देखिए देखिए इनकी याद रखो मैं क्या कह रहा हूँ। इनकी
एम.एफ. हुसैन की जो पहली प्रदर्शनी लगी थी कलाकृतियों की, तो वो लगी थी 1952 में लगी थी। ज्यूरिम ज्यूरिम में ये लगाई गई थी इनके द्वारा। ज्यूरिम करके आता है, वहां पर इन्होंने पहली प्रदर्शनी लगाई। अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका में इनकी जो कला की पहली बार प्रदर्शनी जो लगी थी 1964 में, ठीक है। ज्यूरिख करके एक शब्द आता है, 1952 में वहां पर लगी थी। उसके बाद अमेरिका में इनकी जो कला की, अगर हम देखें वास्तव में जो कला की प्रदर्शनी, अगर हम जिसे एग्जीबिशन के तौर पे कहते हैं, तो पहली बार अमेरिका में लगी। अमेरिका में कब लगी? 1964 को ये लगी थी, ठीक है। अमेरिका में कब लगी पहली प्रदर्शनी? ठीक है, पहली प्रदर्शनी जो लगी थी आपकी 1900 कितने में बताओ? मैंने भी बताया 1964 में। 1964 में ये लगी थी। और कहाँ लगी थी? न्यूयॉर्क के इंडियन हाउस में इनकी लगी थी। कहाँ लगी थी? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है बताओ? न्यूयॉर्क के इंडिया हाउस है, हाउस में इनकी क्या लगी थी? पेंटिंग की ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम.एफ. हुसैन की जो पहली प्रदर्शनी लगाई थी 1964 में किस स्थान पर लगी थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो न्यूयॉर्क में लगी थी। और किस संस्थान में लगी थी, तो संस्थान पूछा जाता है तो इंडियन हाउस में इनकी क्या लगी थी? पहली ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी, याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। इधर हाँ सर आप इसका वीडियो भी तो डालेंगे ना, क्योंकि ना मेरे वहां से दिख नहीं रहा कुछ था। ठीक है, मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, उसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पर आपको चीजें देखने समझने में आसानी हो जाएगी। इतना समझ गए? यहाँ तो समझ गए होंगे फिर आप। यस सर। देखिए, जब हम बात करते हैं कि मैंने जिस प्रकार से कहा कि भैया इनकी जो प्रदर्शनी जिस प्रकार से लगी, और एक चीज आपने पूर्व में जो कहा था उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। आपने कहा था इनको सम्मान दिए गए थे। आपने कहा था कि पद्मश्री इनको कब किस वर्ष मिला था? 1955 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और पद्म विभूषण जो सम्मान मिला था 1973 में पद्म विभूषण सम्मान से दिया। और पद्म विभूषण सम्मान फिर मिला इनको, एक पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो पुरस्कार था 1991 में इनको फिर से ये एक तो था पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इनको 3 पुरस्कार ये मिले थे। पहला जो मिला था पद्मश्री 1955 में मिला था, याद रखिएगा। और पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला था 1973 में मिला था। और पद्म विभूषण जो कह रहे हैं तो वो 1921 में इनको ये मिला था, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये निश्चित रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो कब किस तिथि को कहाँ मिला, क्या मिला, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना समझ गए? आगे बढ़े, बताइए। देखिए, एम.एफ. हुसैन की जब हम बात करते हैं, उन्हें जो हम जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन के रूप में जानते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये क्या है? भारतीय चित्रकार। अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, ये नहीं कि इनकी जो प्रसिद्धि रही ये आपके भारत में नहीं रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये रही, तो अगर आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने कहा कि ये जो एक मशहूर जो ग्रुप रहा, द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई आर्ट के संस्थापक के सदस्यों के रूप में भी ये थे, संस्थापक के सदस्यों के रूप में भी ये थे। और साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये भारत के कहीं ना कहीं इनको हम पिकासो के रूप में भी हम इनको जानते हैं। देखिए, पिकासो कौन है? जानते हो पिकासो कौन है? पाश्चात्य शैली का सबसे बड़ा ये कहे चित्रकार, ये कहे विश्व का सबसे बड़ा चित्रकार इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसी के समकक्ष जिस चित्रकार को रखा गया है, वो रखा किसे गया है? वो एम.एफ. हुसैन को ये रखा गया है। भारत का जो पिकासो जो हम इसको जो कहते हैं कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो इनको 20वीं सदी का सबसे क्या कहते हैं, 20वीं सदी का सबसे प्रख्यात या कहें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार में से इनको एक चित्रकार मानेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा। जितेंद्र जी, आप बार बार मैसेज कर रहे हैं, बताइए क्या करें? आप बोला करो ना बीच में, मैं मैसेज पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता, फिर मेरे तो स्क्रीन बहुत दूर होती है तो मैं देख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा,
तो कहीं ना कहीं जब ये सदस्य के रूप में रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े चित्रकार के अभिज्ञात चित्रकार ये रहे, विख्यात चित्रकार रहे, तो एम.एफ. हुसैन को अगर हम देखें प्रमुखतः अगर हम इनको जानते हैं तो इनको चित्रकारी के लिए हम क्या कहते हैं, इनको जानते हैं। देखिए इनकी और विधाओं की अगर हम बात करें तो चित्रकारी के रूप में ये और चीज भी किया करते थे। देखिए चित्रकारी के अलावा इनकी दूसरी विधाएं क्या हैं, कोई बताएगा मेरे को? मन्नत तुम बताओ, इनकी दूसरी विधाएं ये किस क्षेत्र से और बिलोंग करते थे, ये किस क्षेत्र में ज्यादा रुझान था इनका चित्रकारी का क्षेत्र के अलावा, बताइए। सर ये तो नहीं पता सर। इनका देखिए जैसे आपके फिल्म हो गया, फिल्मों में भी इन्होंने बहुत ढेर सारे कार्य किए हैं। फिल्म हो गया और रेखा चित्रांकन हो गया, फोटोग्राफी, इनको सबसे ज्यादा ये क्या थी, ये कहीं ना कहीं इन पे क्या है पारंगत ये थे। फिल्म यहाँ पे लिखता था सर फिल्म मैंने मुंबई में सर ये पोस्टर बनाते थे, तो इनको ये वहाँ पर काफी फेमस हो गए थे, तो उन्हें वहाँ पर इन्हें बोला जाता था 2M दर्जे का आर्टिस्ट, ये बोला जाता था सर इन्हें वहाँ पर। ये क्यों कहा जाता है आपको पता है ना? हमारा देश किस चीज का है आपका पता है? हिंदू मुस्लिम वाला है, तो कहीं ना कहीं किसी एक जाति संप्रदाय को देख के ये चीजें की जाती हैं। उस टाइम पे भी बहुत था, आज भी बहुत है। तो कहीं ना कहीं इनको दोगला या कहें एक निम्न कोटि का चित्रकार कहा जाता है। मगर कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर पर जोहरी। दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर सर, अब याद आ गया सर। हाँ। दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर ऐसे कहा जाता था। हाँ, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हीरे की जो परख होती है वो जौहरी को होता है। कहीं ना कहीं जो मेहनत करता है, जो काम अपने लगन शिद्दत के साथ अगर कोई कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं अंततः अंतिम समय भी हो ना, उसको मुकाम मिल ही जाता है। अगर आप दिन रात एक कर रहे हो, अभी से अभी लगे पड़े हो, कोई बीच में आता है चला जाता है, 2 पल के लिए आता है, तो क्या होगा? जो बहुत सिंसियर तरीके से अगर पढ़ाई कर रहा है तो निश्चित रूप में उसका सिलेक्शन होना, कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है। तो उसी प्रकार से इनका भी यही हुआ। तो इन्होंने जिस प्रकार से रेखा चित्रांकन किया या कहीं फिल्मों में कार्य करा और ये तमाम चीजें, ये फोटोग्राफी में भी क्या थे, बहुत ज्यादा पारंगत ये थे। तो आपको बता दूं, अगर मैं हुसैन की, जैसे अभी कनिका ने कहा कि इनकी जो कृतियां थी ना, कुछ ऐसी चित्रकारियां थी, इनकी जो कुछ ऐसे कारण रहे जो बहुत ज्यादा विवाद उनके द्वारा, उनके चित्रों से क्या हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हो गए। उनके चित्रों में अगर हम देखें, कई ऐसे जो हिंदू देवी देवताओं को जो गैर परंपरागत तरीके से उनको दर्शाई है। अब देखिए हिंदू की अगर मैं कहा, कोई यहाँ पर अगर हम देखते हैं, विशेषकर अगर कोई आर्टिस्ट होता है, वो कोई भी कम्युनिटी का हो, हम ये नहीं देखते हैं, अगर वो चित्रांकन कर रहा है तो उसकी सोच किस प्रकार से, वो उसकी दिमाग में जो कल्पनाएं आ रही हैं, उस कल्पनाओं पर वो क्या करता है, चित्रांकन करता है। किसी ने इस पे तो विवाद नहीं उठाया ना। जिस समय आपको पता होगा, मैंने कहा कि राजा रवि वर्मा की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा ने जिस प्रकार से पहले मूर्ति पूजा या भगवान को उसका आकार नहीं था, उसका रूप नहीं था, एक पत्थर के रूप में हम पूजा करते थे। राजा रवि वर्मा जब आए, जब ये आधुनिक चित्रकार के बंगाल शैली के जब चित्रकार के रूप में उभर के आए, उन्होंने हर परंपरा को, या कहें यहाँ तक कि उन्होंने अपने ज्ञान को जोखिम में रखते हुए ऐसे कदम उठाए जो समाज, जो रूढ़िवादी जो समाज थी, कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत ज्यादा घृणा या कहें उनकी आलोचना करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको जान मान की भी नुकसान था। हर चीजें उन्होंने ताक में रखते हुए उन चित्रों को तैयार करा। आज हम देख पा रहे हैं कि गणेश ऐसा होता है, या लक्ष्मी ऐसी होती है, विष्णु ऐसा होता है, शिव जी ऐसे होता है। कहीं ना कहीं जो भगवान को जो आकार देने वाला जो शख्स था, वो कौन था? आपका राजा रवि वर्मा थे। तो राजा रवि वर्मा ने ही देवी देवताओं के चित्रांकन को दर्शाया था कि घर घर में देवी देवताओं को पहुंचाने का जो श्रेय जाता है, वो आपको राजा रवि वर्मा को जाए। अगर किसी हिंदू चित्रकार ने, कोई गैर हिंदू ने अगर ये चीजें कर दी, तो कहीं ना कहीं लाजमी है, प्रश्न चिन्ह उठेगा कि भैया कैसे वो चीज करे। तो कहीं ना कहीं देवी देवताओं को जिस प्रकार से गैर परंपरागत तरीके से इन्होंने दर्शाया, कहीं ना कहीं वो भी विवादित रहा कि भैया इनकी जो सोच थी, उन्होंने अपने हिसाब से उन चित्रों को क्या करा, कहीं ना कहीं बनाया, उनको सजोने की कोशिश करी। तो ये चीजें इनके साथ ये घटनाक्रम रहा। तो उन्होंने, जैसे अगर मैं बताऊं, कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। आपको बताऊं, कुछ ये डायरेक्टर जो होते हैं ना, जैसे कोई फिल्म निर्माता कहते हैं, तो इन्होंने उस क्षेत्र में भी इन्होंने काम करा। और एक चीज बता दूं, ये जो बॉलीवुड की अगर जो अभिनेत्रियां हैं ना, इन अभिनेत्रियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अगर माधुरी दीक्षित की बात करूं, मीनाक्षी की बात करूं, या तब्बू की बात करूं, या जूही चावला की बात करूं, तो कहीं ना कहीं
इन जो अभिनेत्रियां हैं तो कहीं ना कहीं इन अभिनेत्रियों से बहुत ज्यादा इनको लगाव था। विशेषकर आप देखो तब्बू हो गया, माधुरी दीक्षित हो गया, मीनाक्षी हो गया, ठीक है, तो इनसे बहुत ज्यादा इनका क्या रहा, बहुत शानदार तरीके से इनके कांटेक्ट रहे हैं। कहीं इनके जो पेंटिंग थी उन पेंटिंगों में ये नायिकाओं का रूप जो धारण किया था इन आर्टिस्टों ने, कहें जो ये फिल्म अभिनेत्री थे इन्होंने लिया। इन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया, फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया था 1977 में, 66 में किया था, याद रखे 1967 को इन्होंने यू द आइज ऑफ ए पेंटर करके, याद रखना 1967 को यू द आइज ऑफ ए पेंटर करके इन्होंने एक फिल्म को क्या कर बनाया, और इस फिल्म ने क्या करा नेशनल फिल्म अवार्ड फेस्टिवल में क्या हुआ है, इसको कहीं ना कहीं फीचर किया गया है, और वहाँ उसको क्या मिला, कहीं ना कहीं अवार्ड भी मिला, कहीं इस फिल्म को वहाँ एक्सपेरिमेंट के रूप में वहाँ रखा गया, तो वहाँ पर इसको सम्मान मिला। 2004 की अगर हम बात करें, 2004 में भी इन्होंने क्या करा, मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी की एक फिल्म थी मीनाक्षी करके, द टेलर ऑफ 3 सीरीज के नाम से इन्होंने क्या की थी, फिल्म बनाई थी, बेसिकली वो मीनाक्षी पर आधारित थी, याद रखना, ए टेलर 3 सीरीज करके ये थी, तो इनके द्वारा इसको बनाया गया। और इनमें अगर बात करूं, ये फिल्म में कांस फिल्म फेस्टिवल था, कांस, याद रखना है, इनके 2004 में उन्होंने मीनाक्षी ए टेलर ऑफ द सीरीज नाम एक फिल्म भी बनाई थी इन्होंने, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या करता है इन्होंने उसको वहां पर प्रदर्शित किया था। याद कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम.एफ. हुसैन की कौन सी वो फिल्म है जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ए टेलर ऑफ 3 सीरीज करके है, मीनाक्षी उसे कह सकते हो, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने उसको क्या किया, कहीं ना कहीं दर्शाया, उधर इनको क्या मिला, वहाँ पर आर्ट जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें इनको दर्शाया गया। जब हम बात करते हैं कि इनकी, हमने आपको प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया कि इस प्रकार से ये 1947 में आर्ट प्रोफेसर आर्ट जो ग्रुप में ये जुड़े, और इनकी जो कैरियर की हम जब बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जिस प्रकार से फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित किया, और साथ ही गोल्डन वियर शॉर्ट फिल्म का भी इनको क्या मिला, पुरस्कार मिला। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सी फिल्म के लिए इनको गोल्डन वियर शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला इनको, तो याद रखना, तो इस फिल्म के लिए भी इनको क्या ना पुरस्कार मिला। और साथ ही 1971 की बात है, 1971 को पाब्लो पिकासो के साथ भी इनकी क्या हुई, शिष्टाचार रूप में क्या हुई, भेंट हुई थी, याद रखना। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पाब्लो पिकासो के साथ, ठीक है, दुनिया के बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ इनकी मुलाकात किस वर्ष हुई थी, तो क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए 1971 में क्या हुआ, पाब्लो पिकासो के साथ इनकी क्या हुई थी, भेंट हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, इनकी भेंट हुई। और जब आता है 1990 का दशक आता है, तब इन्होंने क्या करा था, एम.एफ. हुसैन ने विशेषकर इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की, मैंने पूर्व में भी चर्चा करी थी, अभी भी बोल रहा हूँ कि हिंदू देवी देवताओं के इन्होंने क्या करे, जो गैर परंपरागत तरीके से क्या करे, उनको दर्शाने का कार्य करा। अपने ढंग से कहीं ना कहीं इन्होंने उन देवी देवताओं को अपने तरीके से रखा होगा, प्रस्तुत करा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे देश में अगर कहें जो हिंदू संगठन रहे, चाहे जितने भी हिंदू संगठन है, तो कहीं ना कहीं इन हिंदू संगठनों ने इनके पीछे पड़ गए, कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं चीज़ें झेलनी पड़ी, और उनके खिलाफ मैंने कहा ना कि आपसे बहुत ढेर सारी अदालतों पर क्या मुकदमा चला, बहुत थानों में इनकी रिपोर्टें हुई। 1998 में अतिवाद के तत्वों की वजह से, तुम कहने का मतलब है कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम.एफ. हुसैन के घर में जो हिंदू संगठन विरोधी जितने भी ये थे लोग, जितने भी, ठीक है, इनके द्वारा एम.एफ. हुसैन के घर में हमला कब किया गया है, ठीक है, इनको मारने की कोशिश किस वर्ष की गई, ठीक है। कुछ ऐसे अराजक तत्व रहे जिन्होंने क्या करा, इनके घर जाके हमला कर दिया, और वहाँ इन्होंने इनके घर को तोड़ फोड़ कर ठीक ठाक कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी कहीं ना विरोध प्रदर्शन हुआ, तो इनको ये लगा बाद में जिस प्रकार से ये चीज़ें उभर के समक्ष आई, तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली को ये लगा कि इस देश में अब एम.एफ. हुसैन क्या है, सेफ नहीं है। जिस प्रकार से इन पे हमले हो रहे थे, इन पे स्याही फेंकी जा रही थी, इन पे अंडे फोड़े जा रहे थे, या कहीं इनको जगह जगह पर जूते भी फेंके जा रहे थे इनके ऊपर। और ये वाला जो हमला हुआ था 1998 में, इन पे तो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन के कारण क्या हुआ, इनकी एक प्रदर्शनी थी
एक प्रदर्शनी लंदन में होनी थी, वो प्रदर्शनी भी वहाँ पर क्या हुई, कैंसिल। इस विरोध की वजह से इनकी लंदन में जो प्रदर्शनी लगनी थी वो भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी वो बंद हो गई, या कहीं वहाँ लगने इसका बंद हो गया। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सन 2000 की बात कर रहा हूँ, याद करना। सन 2000 में क्या हुआ, इन्होंने एक प्रसिद्ध अदाकारा है, वो अदाकारा का नाम है आपके माधुरी दीक्षित। याद रखना, माधुरी दीक्षित को लेकर इन्होंने एक फिल्म बनाई। कौन सी फिल्म का नाम है, बताएगा कोई माधुरी दीक्षित को? कनिका बताओ, सुनाई दे रहा है? गामिनी था क्या? माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनाई थी। फिल्म, वो सही कह रहे हो, क्या है? गज गामिनी। बिल्कुल सही, वो है आपकी गज गामनी। ये मूवी बनी थी, ये फिल्म बनी। उसके बाद इन्होंने तब्बू के साथ भी एक फिल्म बनाई थी। ये बताओ, तब्बू के साथ इन्होंने किस वर्ष से फिल्म बनाई थी, कभी क्वेश्चन बनाता है। वो आपके 2004 में इन्होंने तब्बू के साथ इन्होंने एक मूवी बनाई थी। वो मूवी का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए, कौन सा है? मीनाक्षी। हाँ, मीनाक्षी। ये जो मूवी है, जिसको अगर हम देखें तो ए टेलर ऑफ 3 सीरीज के जो रूप में कहते हैं, इसको इंग्लिश भाषा में जो कन्वर्ट किया गया, इंग्लिश में भी इसको रिलीज किया गया था। तो उस इंग्लिश मूवी का जो नाम था द टेलर ऑफ 3 सीरीज करके, वैसे अगर आप हिंदुस्तानी तौर पे देखोगे तो वो मीनाक्षी करके ये था। आपके तब्बू को लेकर इन्होंने क्या करी, मूवी बनाई थी, ठीक है। और ऐसी बहुत सी जो कुछ, जब इन्होंने ये मूवियाँ बनाई तो यही नहीं, इनको यहीं पर विरोध नहीं झेलना पड़ा। इनको मुस्लिम जो संगठन थे ना, उन मुस्लिम संगठनों ने भी क्या करा, इनका विरोध करना शुरू कर दिया कि भैया तुमने हिंदू लड़कियों के साथ किस प्रकार से चित्र बनाई। इनकी जो ये मूवियाँ हैं, मूवियों में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इस्लाम के विरोध होंगे, इस्लाम के विरुद्ध में होंगी। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो ये सीरीज आई थी, द टेलर ऑफ 3 सीरीज जो थी, जो ये बनी थी, कुछ मुस्लिम जितने भी संगठन थे ना, उन्होंने इसके बाद क्या करना शुरू हुई, जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने क्या करा, इनकी फिल्मों को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जितने भी सिनेमा घर थे, सिनेमा घरों में जिनकी फिल्म लगी थी, उनके पोस्टर फाड़ दिए, बहुत चीज़ें। इनको उसमें भी हिंदू संगठनों से नहीं, अपितु अगर मैं बात करूं, इन्होंने मुस्लिम संगठनों से भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें झेली वो चीज़ें। 2006 की बात करता हूँ, 2006 में क्या हुआ, इन्होंने 2006 में किस वर्ष से इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अर्धनंगांकन चित्र बनाए, कभी क्वेश्चन बनता है। 2006 वो वर्ष था जब इन्होंने क्या करा, हिंदू देवी देवताओं पे क्या करी, इन्होंने नंग चित्र इनके द्वारा बनाए गए। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इन्होंने जो हिंदू चित्रकार, जो देवी देवता हैं, उनको कहीं ना कहीं अर्धनंग तरीके से दिखाया गया, उनको कपड़े कम पहनाया हुआ दिखाया होगा, ठीक है। जो अगर मान लीजिए आप लक्ष्मी को देखते हो तो लक्ष्मी को 2 पल के लिए पूरे आप हम देखते हैं जो पूरे श्रृंगार में देखते हैं, तो इन्होंने कुछ चीज़ें कम कर दी होंगी, कुछ चीज़ें बोर्ड सीन इन्होंने क्रिएट कर दिए होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था को कहीं ना कहीं इन्होंने ठेस पहुंचाई, और ठेस पहुंचाने का आरोप इन पे लगाया गया। और इनकी जितनी भी फिल्में उस समय प्रदर्शित हुआ करती थी, लोगों ने क्या करा, इनकी फिल्मों का बहिष्कार कर दिया। कहीं ना कहीं इनकी फिल्मों का जो जितने भी सिनेमा घरों में इनकी फिल्म लगी थी, हिंदू संगठनों ने क्या करा, इन फिल्मों को कहीं पर पर्दे जला दिए, कहीं पर इनकी फिल्मों को उतार दिया और इनका फिल्में लगनी नहीं दी, ठीक है। और बहुत से ऐसे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फिल्म समीक्षक भी रहे, उन्होंने क्या करा, इनको कहीं ना कहीं फिल्मों में कहीं ऐसे इनको आगे बढ़ाने की कोशिश भी कही। इनकी फिल्मों को बहुत से ऐसे डायरेक्टर रहे या जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी समीक्षक होते हैं, कला फिल्मों का जो समीक्षा करते हैं, उन लोगों ने भी इनकी फिल्मों को बहुत ज़्यादा सराहा गया। और ऐसे अगर मैं बात करूँ, इनकी फिल्मों को भी पुरस्कार भी बहुत ढेर सारे मिले थे। मैंने कहा ना कि इनकी फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी क्या मिला था इनको, यहाँ पर पुरस्कार, यहाँ पर जब इनको प्रदर्शित किया गया था वहाँ पर भी इन्होंने क्या करी थी, फिल्म को प्रदर्शित करी थी, उसके रूप में भी इसको पुरस्कार